Everything is easy when you are busy. Everything is easy when you are busy. Nothing is easy when you are lazy. मैं प्रभाष सर आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं बेटा अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रभाष सर में। और अभी मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग बहुत बिजी होगे, लेजी तो एकदम नहीं होगे, क्योंकि अब पेपर में आपके काउंटिंग के दिन रह गए हैं बेटा। हम लोग रिवीजन सेक्शन में थे और मैंने पिछले वीडियोस में मैट्रिक्स का पूरा रिवीजन करवा दिया था आपको। वन शॉट में मैंने पूरा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दे रखा है ना। आज मैं आपको वन शॉट में डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट दूंगा। ये दोनों बहुत ईजी चैप्टर है, हलवा है। अगर ये भी आपसे पेपर में नहीं बन रहे हैं और इसके भी सवाल आपने अभी तक नहीं करा है तो बेटा फिर तो पास करना भी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा आपके लिए, है ना। क्योंकि ये 3-4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो सिर्फ पासिंग करने के लिए बच्चों को दिया गया है ना। सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर आपका है, और उधर प्रोबेबिलिटी भी वैसा ही है, एलपी भी वैसा ही है, वेक्टर भी कुछ ऐसा ही है। ये सब पासिंग करने के लिए दिया गया है बच्चों को, है ना। और जिनको 90 क्रॉस करना उनके लिए तो सब कुछ एक जैसा होता है, ठीक। तो इसीलिए अगर आपने ये टॉपिक अभी तक नहीं करा है तो अच्छे से कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो बेटा वन शॉट में एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। ओके, है क्या ये डिटर्मिनेंट, होता क्या है? तो बोला इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सारे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट नहीं होते, ये बात आपको ख्याल रखना होगा। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, और जो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेरी गुड, ये सिंबल होता है डिटर्मिनेंट ये। अब देखिए बेटा डिटर्मिनेंट जैसे मैं निकाल रहा हूँ, सपोज दैट 2 इंटू 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दे रखा था आपको। अभी मैट्रिक्स दे रखा है, जैसे ये A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, वेरी गुड। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहें, डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो क्या होगा? तो बोला कुछ नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो ये वाला, और माइनस दिस, यानी कि A11 A22 माइनस A12 इंटू A21। बहुत ईजी है। 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो आपने ऐसे ही कर दिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ये भी इजी है। ए 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या है? A11 A12 A13 A21 A22 और A23, A31 A32 एंड A33। ये मैट्रिक्स होता है। डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालें? अब ये डिटर्मिनेंट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें हम एनी रो और एनी कॉलम, किसी भी रो या कॉलम से जाके हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। और मैजिक, जादू ये है कि हम किधर से भी खोलें इसको, आंसर वही आएगा, है ना। किधर से भी आप खोलोगे तो आंसर वही आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब डिटर्मिनेंट खोले कैसे? यस, जरा यहां ध्यान से देखिए बेटा, मैं अलोंग R1 सिखा रहा हूं अभी आपको, सारा आप अपने आप सीख जाओगे। अलोंग R1 ये है, यही है आपका। तो बोला कि इसको 2 इंटू 2 ऑर्डर में तोड़ो, जैसे A11 लिख लो, और ये देखो 11 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इन दोनों को गायब कर दो, जिसमें वो आएगा रो और कॉलम दोनों को गायब कर दो। बाकी A22 A23 A बोलना बेटा 22 23 32 और क्या बच गया 33, गुड। फिर A11 के बाद A12 लिखो, A12 प्लस और माइनस मैंने अभी नहीं लिखा है, ठीक है। अब ये गया 12 और ये भी गया 12, ये दोनों गया, दिस एंड दिस। A21 A31 A21 A31 A21 A31 A23 और A33, गुड। और लास्टली आप किसको लिखोगे? वेरी गुड, A13 लिखोगे। क्या होगा जरा बताना बेटा? ये और ये गायब हो गया, तो फटाफट बोलो A21 A22
and A31 also A32. गुड, हो गया डिटर्मिनेंट। अब क्या करना है आपको, सिर्फ प्लस माइनस का साइन लगाना है बीच में। कितना इजी था। अभी खोलना तो सीख गया आपने, कैसे खोलोगे। यस, क्या करोगे, जिसमें लेके आना है अलॉन्ग R1 तो उसके एलिमेंट को लिख लिया और उसके रो और कॉलम को गायब कर दो। ये किसी में भी रो और कॉलम में आप जा सकते हो और ऐसे ही खोलने हैं आपको कि उसके एलिमेंट को हटा लो और सारे एलिमेंट ले लो। ये 3 बनेंगे आपके 2 × 2 ऑर्डर में। अब क्या करना है कि ये जो पोजीशन दिख रहा है ना, इनको ऐड करो। ऐड करना है आपको I + J, और अगर वो इवन है तो प्लस का साइन और ऑड है तो माइनस का साइन। जैसे ये 1 और 1 2 हो गया, 11 नहीं, 1 and 1 2 हो गया ऐड होके, और 2 इवन है तो पॉजिटिव साइन यानी यहाँ प्लस का साइन होगा। प्लस का लिखते नहीं है पहला वाला। 1 2 3 हो गया ऐड करने के बाद, निगेटिव हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा दो, और 1 3 ये यहाँ पर प्लस लगा दो, क्योंकि 4 हो गया, 4 इवन नंबर है। चलो, आपने बोला कि सर अगर हम अलॉन्ग C2 निकालते तो क्या होता, ये है C2। ओके, तो बताओ तो क्या होगा, A12 होगा बेटा, वेरी गुड, A12 ये जाएगा और ये जाएगा, वेरी गुड, तो A21 A31 A23 और A33 हो गया, ठीक है। A12 के बाद A22 आएगा, A22 ये जाएगा और ये जाएगा, A11 A31 A13 और A33, ठीक है। यहाँ तक 2 2 भी आ गया, और लास्टली क्या आएगा बेटा, 3 2 आएगा। गुड, अब ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, A11 11 A21 A13 और A23, ठीक है। नहीं, इसके बाद फिर आपको करने हैं, क्या करने हैं आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने हैं, जो 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपने निकाला था। दैट मीन्स अगर आप चाहो तो इसके आंसर के लिए A11 इंटू क्या लिखोगे बताना बेटा, A22 A33 माइनस A23 इंटू A32। अब वैल्यू सॉल्व कर लिया करो, आंसर आ जाएंगे आपके। माइनस A12 A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31 प्लस यस A13 इंटू बोलना बेटा A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31 हो गए। अब आपके ये डिटर्मिनेंट न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दोगे तो डिटर्मिनेंट पूरे आ जाएंगे, ठीक है, दिख रहा है। मैं यहाँ लेके आया था आपको अलॉन्ग C2 के लिए, नहीं कंफ्यूज मत होना बेटा, ये अलग है और ये अलग है, इसी का डिटर्मिनेंट निकाल लें हम लोग। अब प्लस माइनस साइन लगाना है, कैसे लगाओगे प्लस माइनस साइन बताना, वेरी गुड, बोलो, सोचो। ये 1 और 2 क्या है, 3 का क्या होता है, ऑड नंबर, ऑड के लिए क्या लगाना था, माइनस, ये प्लस, और 3 2 फिर एक बार डिसाइड हो गया प्लस माइनस कर दो। अब इसको पूरा खोलने हैं आपको, तो क्या होगा जरा बताना, इसका जब खोलोगे आप तो माइनस A12 होगा इंटू, बोलो 2 × 2 वाले का 2 1 A33 माइनस A23 A31, ओके, प्लस A22 ऑर्डर का है, क्या होगा बोलो, A11 A33 माइनस A13 और A31, फिर माइनस A32 इंटू A11 A23 माइनस A13 और A21। बस अब न्यूमेरिकल वैल्यू इसके क्या कर देने हैं आपको, पुट कर देने हैं, सॉल्व कर दीजिएगा बेटा, डिटर्मिनेंट आपके आ जाएंगे। आई होप दैट कि डिटर्मिनेंट आपने सीख लिया होगा, ठीक है। आप इधर से भी डिटर्मिनेंट पूरा कर सकते हो और इधर से भी डिटर्मिनेंट, किधर से भी, अलॉन्ग R1 मैंने निकाला, अलॉन्ग R2 निकाल सकते हो, अलॉन्ग R3 निकाल सकते हो, अलॉन्ग C1 निकाल सकते हो, अलॉन्ग C2 निकाल सकते हो, एंड अलॉन्ग C3 निकाल सकते हो। हालांकि पेपर में ऐसा कभी नहीं आता कि आपको अलॉन्ग किधर से निकालने हैं। डिटर्मिनेंट इस बार के लिए बहुत ईजी टॉपिक है, क्योंकि इसका हर्ट निकाल दिया गया, ठीक है बेटा। डिटर्मिनेंट में ये अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, इससे फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपके बन जाएंगे 4.1 और 4.2 गायब कर दिया, जबकि 4.2 डिटर्मिनेंट का दिल है, हार्ट है, उसको निकाल दिया है। यानी ये टॉपिक जो है बेजान हो रखा है, फिर भी क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो करने क्या है, बस जब 4.2 गायब हो गया तो कुछ रहा नहीं, और 4.2 कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए मैं अगला वीडियो 4.2 के लिए स्पेशली बना के दूंगा, जो बच्चे कंपटीशन के लिए होंगे उनके लिए सीबीएसई। मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मैं इस वीडियो में इसे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 12th में ये है नहीं। तो बेसिक मैं पहले 12th वाले के लिए बना दूँ, फिर अगला वीडियो जो होगा बेटा डिटर्मिनेंट का, उसमें सिंपली ओनली वन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोग बातें करेंगे। चलिए 4.1 अगर आपके कंप्लीट हो गए तो अब हम आगे जाएंगे 4.3 में, ठीक है। और 4.3 में माइनर और क्या निकालना है आपका, कोफैक्टर फाइंड करना है। माइनर और कोफैक्टर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड करना है आपको। इनफैक्ट 4.3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड करना है और 4.4 में माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है आपको, ठीक है। चलिए बेटा, तो सबसे पहले तो हम लोग आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स दे रखा है ए x1 y1, बी x2 y2 एंड सी x3 y3। वेरी गुड। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, और ये डिटर्मिनेंट निकाल दो बेटा, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। और जो आपने 10th क्लास में फार्मूला पढ़ा था ना, अगर आप इसे C1 के अलॉन्ग में रिजॉल्व करोगे, मतलब C1 के अलॉन्ग में अगर आप इसे खोलोगे, तो जो आपने 10th क्लास में फार्मूला पढ़ा था x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, क्या हो जाता है बताना बेटा, y3 माइनस y1 प्लस x3, और आपने पढ़ा था y1 माइनस y2, ठीक है। बोलेंगे सर डिटर्मिनेंट खोलते तब तो यहाँ माइनस का आना चाहिए था, क्योंकि ये पोजीशन तो 1 3 है हमारा, 1 2 है, हाँ माइनस का आना चाहिए था, लेकिन तब यहाँ पर y1 माइनस y3 होता, माइनस कॉमन ले लिए इसीलिए प्लस हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बहुत इजीली फाइंड हो गया बेटा, हमारा डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने हैं आपको, क्या निकालने हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्या करोगे, अब ये इसके चारों वर्टेक्स देंगे आपको, ए भी देगा, बी भी देगा, सी भी देगा और डी भी देगा, एक डायगोनल को ज्वाइन कर दो किसी को भी, तो इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, और फाइंड कर लो, कोई परेशानी नहीं। अब इसके लास्ट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे, इसके क्या कॉन्सेप्ट है, पहली बात। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना होगा कि अगर पेपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपको, ध्यान से सुनना, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, यस, जो आंसर आएगा वो अगर माइनस में आएगा तो उसे आप प्लस में बोलोगे, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता। बट अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपको कोई पॉइंट निकालना है, जैसे x1 की वैल्यू निकालना है या y1 की वैल्यू निकालना है, तो फिर क्या करोगे, आप प्लस और माइनस दोनों लोगे। गया दिमाग में, जैसे बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल और यहाँ पर दे दिया x 5 3 2 और 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 दे दिया, और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्या करोगे आप, ये फॉर्मूला लगाओगे और यहाँ पर में प्लस माइनस 7 दोनों रखोगे, ठीक है। समझ में आ गए होंगे। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन then you take both sign plus and minus, but if you find out the area of triangle then it never negative, तो ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर एक बच्चा बोला सर जब एरिया निगेटिव नहीं हो सकता तो फिर जब दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में तो हम उसे प्लस माइनस में क्यों लेते हैं, प्लस में ही लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे। नहीं, एरिया निगेटिव नहीं होता वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम जो निकालेंगे एक्स की वैल्यू वेरिएबल, उसके कारण अगर ये डिटर्मिनेंट हमारा मान लो माइनस में आ गया तो इधर भी माइनस में होता, तभी तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा। इसीलिए हम लोग प्लस और माइनस दोनों लेते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखने होंगे, और खासकर कंपटीशन के लिए तो जरूर रखने होंगे। एक बहुत सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट आ गया कॉलिनियर का, है ना, क्योंकि आपको पता है कि ABC आर कॉलिनियर। व्हाट डू मीन बाय कॉलिनियर, दैट मीन्स ABC बोथ ऑल आर लाई ऑन द सेम लाइन। ABC तीनों जो है अगर वह एक ही लाइन पर लाई कर रहा है देन दे आर कॉल्ड कॉलिनियर, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉलिनियर बोलते हैं। वेरी गुड। अब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, देन तो आप बोल सकते हो ए बी सी आर कॉलिनियर। अगर आपको कॉलिनियर प्रूव करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, 0 दिखा दो, अगर 0 आ गया तो कॉलिनियर है। और अगर आपको कॉलिनियर गिवन है तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 करो, यहाँ फार्मूला लगाओ, जो नहीं गिवन है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। बहुत इजी था बेटा, 4.3 का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है और मेरे ख्याल से ये भी आपको अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इस बार का कॉन्सेप्ट बहुत इजी रह गया है। हाँ, यही प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट होता तो थोड़ा सा मज़ेदार होता। ठीक है, और वो हट गया तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी रह गया। अब है नेक्स्ट नंबर बेटा आपका, वो है माइनर एंड कोफैक्टर। और ये भी आपने सीख लिया है कोफैक्टर, ध्यान से देखना। पहले तो मैं 2 इंटू 2 ऑर्डर का लेने जा रहा हूँ, A11, A12, A21, A22, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, मैट्रिक्स है अभी। ठीक है, तो क्या होगा जरा बताना। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में एक ही फर्क है, ये जो एरो दिख रहे हो ना आप, ऐसे लगा दिया ब्रैकेट तो मैट्रिक्स है, और अगर मॉड का साइन लगा देते तो डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट हैं सबके माइनर होंगे और सबके कोफैक्टर होंगे। ठीक, पहली बात तो हम यहाँ पर माइनर निकाल रहे हैं, माइनर, और इसे हम MIJ बोल रहे हैं। और दूसरी बात हम कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर निकालते नहीं हैं, कोफैक्टर को हम लोग AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन का पावर I प्लस J इंटू MIJ। इसका मतलब यह है कि अगर I प्लस J पोजीशन अगर ऐड करके I प्लस J अगर ऐड करके इवन आ जाए तो माइनर और कोफैक्टर सेम रहेगा, लेकिन अगर ऑड आ जाए तो माइनर का निगेटिव हो जाएगा कोफैक्टर। ध्यान आया, I प्लस J अगर इवन है तो माइनर और कोफैक्टर, ये नोट के टाइप के जैसे आप ध्यान रखो, I प्लस J अगर इवन है, ठीक है, तो माइनर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, कोफैक्टर होगा। लेकिन अगर I प्लस J निगेटिव है तो माइनर इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफैक्टर, या कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनर, आप ये बोल सकते हो। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। मैंने बोला, और ये यहाँ पर मैंने लिख दिया यूज करने के लिए भी आपको, I प्लस J अगर इवन हो जाए तो -1 का पावर इवन होगा तो सेम चीज़ रहेगा हमारा, लेकिन -1 का पावर ऑड करोगे, जैसे 3 कर दोगे, 5 कर दोगे तो माइनस में आ जाएगा, तो इसीलिए कोफैक्टर जो है वह निगेटिव ऑफ माइनर हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गए। अब देखते हैं माइनर और कोफैक्टर है क्या। तो पहला वाला माइनर निकाल रहा हूँ मैं, M11, वेरी गुड। तो ये जाएगा और ये जाएगा, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो A22 का डिटर्मिनेंट A22 ही रहता। M11 हो गया, M12 हो जाएगा, फिर ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, A21 हो जाएगा। M12 हो गया, M21 होगा, और 21 ये जाएगा और ये जाएगा, A12 हो जाएगा। और M22 हो गया, M22 क्या होगा बेटा, ये जाएगा ये जाएगा, A11 हो गया, बस। ठीक है, पोजीशन चेंज हो रहे हैं, आ रहा है समझ में। अब अगर हम कोफैक्टर की बात करते हैं इसी में, A11, तो ये तो M11 के बराबर ही होता, किसके बराबर होता, और इसका मतलब A22 ही रह जाता। लेकिन A12 अगर हम करते तो ये माइनस का M12 हो जाता, दैट मीन्स माइनस का A21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। M21 करते, M21, ठीक है, इज इक्वल टू, तो क्या होता है बताना बेटा, माइनस का, यस, फिर से 2 और 1 है हमारा, ये करो A, तो M12 हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, फिर 12 ही था हमारा 21 के लिए, है ना, 21 है, ठीक है, ओके। और ये कितना था, 12, माइनस का A12 हो जाएगा, ठीक है। और लास्टली अगर A22 आप फाइंड करते तो क्या होता, जब बताना बेटा, माइनस का M, वेरी गुड, 22 ही होता, माइनस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये इवन आ गया, और इवन आ गया तो माइनस नहीं होगा, और इसकी वैल्यू A11 हो गया। समझ में आ गए, बहुत सिंपल है। जैसे 3 - 5 4 और 2 है, ध्यान से देखना, ये माइनस कर दिया मैंने। अगर हमें इसका माइनर लिखना है ना, माइनर, तो अब बहुत आसान है, A11 माइनर है, M से रिप्रेजेंट करो आप, M11 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में,
यस, M12 क्या होगा, 1 2 ये और ये गया, यही है ना 1 2, तो 4 होता, तो 4 हो जाएगा M12। M21 बोलो क्या होगा, 21 ये जाएगा और ये जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और M22 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कोफैक्टर निकालते A11 तो ये माइनस का 2 रहता, A12 ये क्या हो जाता, माइनस का 4 हो जाता, A21 इज इक्वल टू 5 हो जाता, और A22 इज इक्वल टू 3 ही रहता। अब जरा ध्यान से देखना, अगर आप कोफैक्टर निकाल रहे हो इसका तो डायरेक्ट निकाल सकते हो 2 इंटू 2 ऑर्डर वाले का। क्या, पोजीशन चेंज कर देते हैं, A11 ये -2 हो जाएगा और A21 ये 3 हो जाएगा, और इनका भी पोजीशन चेंज होगा, लेकिन साइन के साथ, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड पोजीशन में है, तो ऑड पोजीशन वाले का साइन चेंज हो जाएगा। तो आपने माइनर सीख लिया, और क्या सीख लिया बेटा, कोफैक्टर सीख लिया, ठीक है। अब अगर मैं आपको यही माइनर और कोफैक्टर 3 इंटू 3 ऑर्डर के लिए बोलता तो भाई आप इजीली अब बना लेते, है ना। कैसे बनाते जरा बताना। ये देखो, ये A मैट्रिक्स है हमारा, A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33, ओके। ये मैट्रिक्स हो गया 2 इंटू 2 ऑर्डर का। अब इसका हम माइनर निकालने जा रहे हैं M11। कितने माइनर होंगे, 9 माइनर होंगे, मैं सारा निकालने नहीं जा रहा हूँ। M11 का मतलब ये जाएगा ये जाएगा, बचेगा क्या बोलो, A22 A23 A32 और A33, जो बचेगा उसका डिटर्मिनांट, जिस पोजीशन पे है उसको छोड़ के जो बचेगा उनका डिटर्मिनांट। अब इसका मतलब आपको समझ में आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, A22 A33 माइनस A23 इंटू A32। अब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे वो पुट कर दीजिए, M11 आ गया, ठीक है बेटा। M12 क्या होगा, वेरी गुड, ये जाएगा और ये जाएगा, क्या होगा बोलो, A21 A31, वेरी गुड, A23 और A33। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31 हो गया, M12 आ जाएगा। M13 निकाल सकते हो, M21 निकालोगे, M22 निकालोगे, जो भी है। अब जरा बताओ M22 कैसे निकालोगे, सारे निकालने पड़ेंगे आपको, ये जाएगा और ये जाएगा, ये जिसमें है 22 यहाँ है ना, तो ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, तो A11 A31 और A13 और A33, और उसके बाद तो डिटर्मिनेंट आपको पता ही है, A11 A23 माइनस A13 और इंटू A31। इस तरह से सारे माइनर निकालने हैं, 9 के 9 माइनर निकालने हैं आपको, M11 M12 M13 M21 M22। फिर क्या निकलेगा बताना बेटा, M23 है ना, M31 M32 और M33। अब ये M33 क्या होता है बताना, लास्ट वाला मैं निकाल रहा हूँ, ये जाता और ये जाता, वेरी गुड, A11 A12 और A21 और A22। समझ में आ गए, माइनर निकल गए, और माइनर निकल गए तो क्या निकल गया आपके, कोफैक्टर निकल गए। माइनर निकल गए तो कोफैक्टर निकल गए, वेरी गुड। कैसे, कोफैक्टर कैसे निकल गया, गुड। कोफैक्टर मैं माइनर वाले में ही प्लस और माइनस का साइन लगाऊंगा, मतलब अगर I प्लस J सेम है, हमारा इवन नंबर है, तो माइनर और कोफैक्टर सेम होगा, और अगर I प्लस J हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब कोफैक्टर जो है वह निगेटिव ऑफ माइनर होगा, जो कंसेप्ट मैंने यहाँ भी लिख रखा है और पीछे भी आपको दिखा रखा है। इसका मतलब इसका कोफैक्टर सेम होगा, लेकिन इसका मान लो आंसर 7 आया तो -7 हो जाएगा, इसका अगर 3 आया तो 3 ही रहेगा, लेकिन इसका मान लो 4 आया तो -4 हो जाएगा, और -5 आया होता तो 5 हो जाता। साइन चेंज कर देना है। आई होप दैट कि आपको माइनर और कोफैक्टर समझ में आ गए, ओके। और अगर माइनर कोफैक्टर समझ में आ गए बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, तो माइनर और कोफैक्टर इजी वे में आपके समझ में आ गए, और आसानी से आपके माइनर भी निकल के आएंगे और कोफैक्टर भी निकल के आ जाएंगे। एक बार माइनर और कोफैक्टर आ गया तो अब आपको क्या करना है बेटा, एडजॉइंट निकाल लें। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, कि अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है किसी का भी और आपको कोफैक्टर पता है, तो अब आप डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, ठीक। क्या उस पार्टिकुलर रो या कॉलम में
क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है, किसी पार्टिकुलर रो या कॉलम में क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अब सबको ऐड करोगे, कहीं माइनस प्लस नहीं लगाओगे क्योंकि माइनस प्लस जहां लगना था वहां कोफैक्टर में लग चुका है। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते थे A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। यहाँ जो माइनस आता था वो माइनस अब नहीं आएगा क्योंकि वो कोफैक्टर में हमने 1-2 के कोफैक्टर में देखो याद करो मैंने ले लिया माइनस का साइड। ठीक है, अब सिंपली प्लस कर दो, आंसर आ जाएंगे आपके। ऐसा नहीं है ऐसी में जाने, आपको किसी भी रो या कॉलम में आप जा सकते हो। ये तो हमने अलोंग क्या ले लिया बताना, R1 ले लिया। अगर हम चाहते अलोंग C3 लेने के लिए, अलोंग C3 बताना, C3 में यहाँ पर पहला वाला एलिमेंट क्या होता, 1 3 होता, ये क्या होता 2 3 होता, ये क्या होता 3 3 होता। तो इसका मतलब A13 इंटू A13 प्लस A23 इंटू A23 प्लस A33 इंटू A33। नहीं समझ में आया आपको ये क्या लिखा मैंने, तो अलोंग C3 वाला लिखा बेटा। आप जो ये लिखते ना A11 A12 A13, तो यहाँ 1 3 लिखते, यहाँ 2 3 लिखते, यहाँ 3 3 लिखते, तो यही तो C1 वाला है हमारा अलोंग C3 है, तो इसीलिए हमने अलोंग C3 क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सिंपली ऐड कर देंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट निकालना आपने सीख लिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आर जो है मैट्रिक्स दो तरह के हैं। कौन कौन सा, अरे वेरी गुड, आपको तो पता है, सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा गुड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी आपको लग रहा था कि हमें याद नहीं है, देखो अब आपको याद आ गया। सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। ओके, तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपने समझ लिया, वेरी गुड। आगे समझ में, डिटर्मिनेंट निकाल लो, अगर 0 आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए बेटा हम अब आगे जा रहे हैं, और ये टॉपिक जो करने जा रहे हो आप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट और इन्वर्स निकालना। माइनर कोफैक्टर आपने निकाल लिया, अब एडजॉइंट निकालना है। जैसे मान लीजिए A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमें दे रखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। ठीक है, अब हमें इसका कोफैक्टर ऑफ A निकालना। एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा हमारा, मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा कोफैक्टर ऑफ A का। ये क्या होता, बोलो, आपने कोफैक्टर निकाला था ना, A11 A12 की वैल्यू वो सारा इसमें पुट कर दो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ओके, कोफैक्टर ले लिया आपने। अब ये एडजॉइंट होता है, क्या है, एडजॉइंट A इज इक्वल टू, ये होता है कोफैक्टर A का ट्रांसपोज कर दो। और अभी अभी आपने पढ़ा था ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है पिछले वीडियो में ही, क्या, जो लेटा हुआ है उसे मार के खड़ा कर दो, है ना, और जो खड़ा है उसे लिटा दो। आप तो बहादुर हो। तो एडजॉइंट A कोफैक्टर A का ट्रांसपोज, कोफैक्टर ये है, और इसका ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा A11 A21 A31 A12 A22 और A32 A13 A23 और A33। वेरी गुड, दिस इज एडजॉइंट A। एडजॉइंट A क्या होता है, कोफैक्टर A का ट्रांसपोज। पहले कोफैक्टर निकालो, उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो, जिसका जहां पर जो वैल्यू आया जिस पोजीशन पे, पोजीशन में डाल दिया आपने। अब उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दो बेटा कोफैक्टर A का, तो यही बन के आ जाएगा एडजॉइंट A। और अगर एडजॉइंट A आ गया तो अब आप A इन्वर्स निकाल सकते हो, और A इन्वर्स इक्वल टू होता है बेटा एडजॉइंट A अपॉन में डिटर्मिनेंट A। ओके, एडजॉइंट A जो मैट्रिक्स आया वो लिख लो और डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर दो, आपके A इन्वर्स आ गए। और यहाँ से इस बार क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं, 99% भी नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो आएगा नहीं, और प्रॉपर्टीज आएगा नहीं तो डिटर्मिनेंट में बचा कुछ भी नहीं बेटा, एक यही इन्वर्स के अलावा। इसीलिए ये तो आएंगे ही आएंगे पेपर में। ठीक है,
ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एक बहुत ही मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूँ, ये सारे उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, और ट्वेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्वेल्थ में भी बहुत बार इसके क्वेश्चन आ रखे हैं। एक नंबर में इन्वर्स निकालने नहीं आएगा, एक नंबर के ये क्वेश्चन आ रखे हैं बेटा कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ओके, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये हो गया, यस, जैसे कि मान लीजिए, और ये n क्या है हमारा, n जो है n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोई मैट्रिक्स दे रखा था और उसकी वैल्यू दे रखा था 25, ठीक है, और ए का जो ऑर्डर दे रखा था वो हमें दे रखा था 3 × 3। अब बोला हमें एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालो, वेरी गुड। तो क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, n 3 है तो 3 - 1 यानी 25 का पावर 2 यानी 625 आंसर आ गया। ओके, और उल्टा भी पूछ सकता था आपको, ठीक, जैसे डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए, और ए भी वही ऑर्डर का है 3 × 3 का, डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है 64। अब आपको बोला फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कैसे निकालते हैं आप, बोलो, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, और ये तो 64 दे रखा था, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लग जाता है, 64 का 8 आंसर हो जाता। ओके, आगे समझ में। ऑर्डर, अगर ये 3 नहीं 4 ऑर्डर होता तो यहाँ 4 में से 1 माइनस किए होते, पावर 3 होता, 25 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आंसर लिखे होते। आई होप दैट कि आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। एडजॉइंट ए का, और यहाँ से क्वेश्चन एक रहेंगे ही रहेंगे, एक नंबर का एकदम गारंटेड है। इसीलिए बेटा इस टॉपिक को अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि ये टॉपिक आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ओके, ठीक है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट भी आपने सीख लिया, एडजॉइंट ए निकालना भी सीख लिया आपने, और ए इन्वर्स निकालना भी सीख लिया। तो बेटा अब आपके एक ही चीज़ रह गए हैं, और वो है इन्वर्स के थ्रू ही इक्वेशन सॉल्व करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना, जो लास्ट एक्सरसाइज है आपका 4.6। और 4.6 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बेटा कट गया है। मतलब आपको कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी सबसे लेना देना कुछ भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वो भी पढ़ना, क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। यानी डिटर्मिनेंट में से जो भी एलिमिनेट किया है वो बहुत गलत करा है सीबीएसई ने, ठीक, क्योंकि वो आगे आपके काम आने ही आने हैं। और इसीलिए मैं डिटर्मिनेंट का एलिमिनेटेड टॉपिक का एक स्पेशल वीडियो बना के बेटा अगला वीडियो जो होगा वो वही होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पर में डिपेंड होगा उनका भी, ठीक है। फिलहाल तो मैं चलता हूँ कि 4.6 में अब क्या करना है। इसमें इक्वेशन सॉल्व करना होता है, कंसिस्टेंसी लाने होते हैं। जैसे मान लो कुछ भी दे दिया आपको, 3x + 2y - z = 12, और 4x + 5z = 3, और 2x - 3y = 12, ये दे रखा है हमारा। तो अब इस कंडीशन में जो इक्वेशन हमारा दे रखा है, इस कंडीशन में क्या करना है, कैसे सॉल्व करोगे आप, है ना। और ये वही आ गया जो अभी लास्ट वीडियो मैंने आपको बना के दिया है, क्या चीज का, बोलो, यस, वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैट्रिक्स में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करके जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिया था, उन्हीं का अब आपको इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, और इक्वेशन बना के अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, ये तो हो गया। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ये ऐसा हो जाता है बेटा, 3 2 -1 4 0 5 और 2 -3 और 0 जो भी है आपका, दिस इनटू, वेरी गुड, x y z = इधर बोलना बेटा 12 3 और जो भी आया 12, ये हो गया। इसको आप a बोलोगे, इसे आप x बोलोगे, = b हो गया। इसका मतलब x = क्या हो गया बताना बेटा, a इनवर्स × b।
और ए इनवर्स का आपको पता है अभी अभी, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए इंटू में बी, यानी पहले एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई कर लेना और फिर डिटर्मिनेंट ए से सबको क्या कर देना बेटा, डिवाइड कर देना। आपके एक्स की वैल्यू आ गई है, अब जो आएगा वो करॉस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगा ये एक्स की जगह पर एक्स वाई जेड का। यहाँ पर एक लाइन और जरूर लिख दीजिएगा कि आपने किसे यूज करा, वेयर ए इज इक्वल टू, तो यही है आपका 3 2 -1 4 0 और 5 और 2 -3 और 0। x इज इक्वल टू, एक्स किसको बोला हमने, एक्स वाई और जेड को, एंड b इज इक्वल टू क्या है हमारा 12 3 12 जो भी है जो आपने लेट करा है वो आप लिख दिया। यहाँ पर आ गए एडजॉइंट ए निकालो, आते हैं एडजॉइंट ए, पीछे निकाले हो आपने एडजॉइंट ए निकाल के बी से पहले मल्टीप्लाई कर दो, वो भी आते हैं आपको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का करने के लिए। फिर डिटर्मिनेंट ए जो भी आया, जैसे 5 आया या 12, सारे एलिमेंट को डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में डिवाइड कर दो बेटा। उसके बाद आपका सिंपल ऐसा कुछ बन के आ जाएगा, ध्यान देना कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यही बचा था ना हमारा यहाँ पे एक्स, और ये जो सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ आपका 12 -3 5, मतलब मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3 और z इज इक्वल टू जो भी आएगा यहाँ पे आंसर वो हो जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने एक तरीका बताया आपको, समझ में आ गए। माइनर सीख गया बेटा आपने, कोफैक्टर भी सीख लिया, वेरी गुड। अब थोड़ा सा आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगला वीडियो जो होगा हमारा वो होगा बेटा डिटर्मिनेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज थे वन शॉट में डिटर्मिनेंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो आपके 12th में आने वाले हैं। अब अगला वीडियो जो होगा वो एनसीईआरटी से डिटर्मिनेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, पहला नंबर, और दूसरा नंबर यस बेटा उसके बाद जो होगा वो एनसीईआरटी के बाहर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो होगा वह प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन होगा जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ के लिए भी मैंने तैयार कर दूंगा आपको। ओके बेटा, आई होप दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट का रिवीजन अच्छा लगा होगा। आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, उस कुछ ना कुछ में ये कुछ ना कुछ ऐड कर दीजिए तो बहुत कुछ हो जाएगा, यानी कि कॉन्सेप्ट आपके और भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। इसीलिए एक बार अब क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद इन्हीं सवालों पर थोड़ा थोड़ा फोकस करके 1-2 सवाल का प्रैक्टिस कर लेना है, फटाफट फटाफट फटाफट। अगले वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि इसे सब्सक्राइब करें। ओके, हैव ऑल द बेस्ट।